मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंतर्गत राजस्थान का सामान्य ज्ञान और राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आरबीएसई बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसके अंतर्गत 6 और 7 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका हमने अध्ययन कर लिया था। अब आगे की आज की इस क्लास में हमारी नेक्स्ट क्लास है कक्षा 8, पुस्तक है हमारा राजस्थान। तो इस पुस्तक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सारे प्रश्नों को इसके अंतर्गत शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, हुडा सम्मेलन में भाग लेने वाले नागौर के शासक कौन थे? तो पहली बात है कि हुडा जो सम्मेलन हुआ था वह 17 जुलाई 1734 में हुआ था। हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में हुडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था और इसमें भाग लेने वाले नागौर के शासक थे। तो नागौर के शासक थे बख्श सिंह, यानी बख्श सिंह शासक थे। उन्होंने नागौर की ओर से हुडा सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता को 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा था। तो पेशवा बाजीराव ने राजस्थान की नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता यानी पेशवा बाजीराव की माता का यहाँ पर नाम बताना है, जिनको 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा गया था। किस लिए भेजा गया था? राजस्थान की नीति का आकलन करने के लिए। तो शिवाजी बाजीराव की माता पेशवा बाजीराव की माता का नाम था राधाबाई। राधाबाई को राजस्थान की नीति का आकलन करने के लिए 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा गया था। अगला प्रश्न है, सवाई ईश्वर सिंह को अपने सेनापति की कुटिलता के कारण आत्महत्या करना पड़ी थी। यानी किस सेनापति की कुटिलता के कारण सवाई ईश्वर सिंह को अपने किस सेनापति की कुटिलता के कारण आत्महत्या करनी पड़ी थी? तो वो थे हरगोविंद नाटाणी। हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण सवाई ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी थी। मेवाड़ के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठाओं ने हस्तक्षेप किया था। मेवाड़ के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठाओं ने हस्तक्षेप किया था। यह संघर्ष किसके मध्य हुआ था? तो मेवाड़ का जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था यह किसके बीच हुआ था? यह हरि सिंह और रतन सिंह के बीच में हुआ था। मेवाड़ का उत्तराधिकार जो संघर्ष हुआ था वो हरि सिंह और रतन सिंह के बीच में हुआ था, जिसके अंतर्गत मराठाओं ने इसमें हस्तक्षेप किया था। अंग्रेजों ने राजपूताना के राजाओं के साथ संधियां की थी। अंग्रेजों ने राजपूताना के राजाओं के साथ संधियां की थी। कब की थी? 1817 और 1818 में अंग्रेजों ने राजपूताना के राजाओं के साथ संधियां कब की थी? 1817-18 में संधियां की थी। राजस्थान के राज्य ने सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को कौन सी रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो वो रियासत थी भरतपुर। भरतपुर रियासत ने 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों के साथ संधि की थी। 198 नंबर क्वेश्चन है आगे, सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? 1823 में। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी 1823 में। अगला प्रश्न है, सत्य कथन बताइए। सत्य कथन चौथ जो एक प्रकार का कर था, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। खिराज क्या था? कृषि भूमि पर लगने वाला कर। तो इसमें कथन एक सही है या कथन दो सही है? तो इसमें दोनों ही कथन सत्य है। दोनों ही कथन सत्य हैं। चौथ क्या था? मराठों के द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर था। और खिराज था कृषि भूमि पर लगने वाला कर। परीक्षा में पूछ सकते हैं चौथ का अर्थ क्या है, खिराज का अर्थ क्या है। अगला प्रश्न है, रियासती विभाग के मापदंड के अनुसार वे रियासतें स्वतंत्र रह सकती थी
जिनकी आय वार्षिक आय 1 करोड़ रुपये हो, जनसंख्या 10 लाख हो और क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर हो। यानी इनमें से कौन सा सत्य है देशी रियासतों के अनुसार, यानी रियासती विभाग के मापदंड के अनुसार, यानी वे रियासतें स्वतंत्र रह सकती थी जो इस मापदंड पर खरा उतरने चाहिए। तो इन तीन में से 1 और 2 ये सही है। यानी जिन रियासतों की वार्षिक आय 1 करोड़ रुपये हो और जनसंख्या लगभग 10 लाख हो, वो रियासतें स्वतंत्र रह सकती थी। अगला प्रश्न है, रियासती विभाग के मापदंड के अनुसार राजपूताना की कौन सी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? तो वो थी मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और जयपुर। ये चारों ही रियासतें थी वो रियासती विभाग का जो मापदंड था उसके ऊपर खरा उतर रही थी और ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और जयपुर। अगला प्रश्न है, आज़ादी के समय राजपूताना का शासित ठिकाना नहीं था। कौन सा नहीं था? बेगू नहीं था। आज़ादी के समय राजपूताना का शासित ठिकाना नहीं था बेगू, बल्कि थे कौन से? नीमराना था, कुशलगढ़ था और लावा था। तो आज़ादी के समय राजपूताना का शासित ठिकाना कौन कौन से थे? नीमराना, कुशलगढ़ और लावा। अगला प्रश्न है, एकीकरण का प्रथम प्रयास राजपूताना की किस रियासत ने किया था? तो वो था कोटा। एकीकरण का प्रथम प्रयास राजपूताना की कोटा रियासत ने किया था। अगला प्रश्न है, एकीकरण के अंतिम चरण के दौरान कौन सी रियासत के सिरोज का प्रशासन मध्य प्रदेश को सौंपा गया था? एकीकरण के अंतिम चरण के दौरान कौन सी रियासत के सिरोज का जो प्रशासन था वो मध्य प्रदेश को सौंपा गया था? तो वो है झालावाड़। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया में 1939 में किसके आदेश के एक आदेश की प्रारंभ हुई थी? राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 1939 में के एक आदेश से प्रारंभ हुई थी। यानी किसके आदेश से, किसके एक आदेश से राजस्थान में एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो 1939 में शुरू हो गई थी? तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के आदेश से राजस्थान में एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो 1939 में शुरू हुई थी। किस दुर्ग को अजय दुर्ग कहा जाता है? लोहागढ़ के दुर्ग को अजय दुर्ग कहा जाता है। नौलखा दरवाजा स्थित है, कहाँ स्थित है? रणथंभौर में। नौलखा जो दरवाजा है वो रणथंभौर में स्थित है। धारावर्ष एवं मूंज का संबंध किस दुर्ग से है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और गागरोन और जालोर। तो इसका सही आंसर है जालोर। धारावर्ष एवं मूंज का जो संबंध है वो जालोर जिले से है। अगला प्रश्न है, कौन सा दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है? कौन सा दुर्ग है वो मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है? यानी वो पहाड़ी जिसकी आकृति मछली के समान है वहाँ पर स्थित है। कौन सा दुर्ग है? तो वो है चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, असंगत बताइए। यहाँ पर एक तरफ दुर्ग है, दूसरी तरफ है प्रवेश द्वार। यानी कौन से दुर्ग के अंतर्गत कितने प्रवेश द्वार हैं? जालोर दुर्ग के अंतर्गत 4 प्रवेश द्वार, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत 7 प्रवेश द्वार, कुंभलगढ़ के अंतर्गत 9 प्रवेश द्वार। इनमें से सोनारगढ़ का जो है ये इसमें सही नहीं बताया गया है। इसमें 8 प्रवेश द्वार की बात की गई है जो कि गलत है। तो जालोर दुर्ग में 4 प्रवेश द्वार हैं, चित्तौड़गढ़ में 7 प्रवेश द्वार हैं और कुंभलगढ़ में 9 प्रवेश द्वार हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहलाने वाली कलाकृति किस दुर्ग में है? भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहलाने वाली कलाकृति है वो किस दुर्ग में है? तो वह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। सुमिलित कीजिए। जगदीश मंदिर नागदा, सहस्त्रबाहु का मंदिर नवदेवपुर, अंबिका माता मंदिर जगत, एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी। तो इसमें असंगत दिए हुए हैं, इनको सुमिलित करना है। तो सुमिलित अपने इसको इस प्रकार से करते हैं। जगदीश का जो मंदिर है वो उदयपुर में है। जगदीश जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। सहस्त्रबाहु का मंदिर कहाँ है? नागदा में। अंबिका माता का जो मंदिर है
वो जगत में है, और एकलिंग जी का जो मंदिर है वो कैलाशपुरी में है। ये इसका सही आंसर है। जगदीश मंदिर उदयपुर में, सहस्त्रबाहु का मंदिर नागदा में, अंबिका माता का मंदिर जगत में और एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में। अगला है सुमिलित कीजिए। देलवाड़ा का मंदिर आबू पर्वत, रणकपुर, पाली, किराडू, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर। तो इसमें जो आगे दिए हुए हैं मंदिर और स्थान, तो इसमें सही दिए गए हैं। देलवाड़ा का जो मंदिर है वो आबू पर्वत पे है, रणकपुर का जो मंदिर है वो पाली में है, किराडू का मंदिर बाड़मेर में है और ओसिया का मंदिर जोधपुर में है। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। बाड़ोली का शिव मंदिर, तो हम इसमें सही से उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले बाड़ोली का जो शिव मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में है। भंडेवरा का जो शिव मंदिर है वो बारां में है। कसवा शिव मंदिर है वो कोटा में है। और कमलेश्वर का जो शिव मंदिर है वो बूंदी में। तो इस प्रकार से बाड़ोली का जो शिव मंदिर चित्तौड़गढ़ में, भंडेवरा का मंदिर बारां में, कसवा मंदिर कोटा में और कमलेश्वर का शिव मंदिर बूंदी जिले में है। कौन सी शैव परंपरा की मूर्ति नहीं है? कौन सी शैव परंपरा की मूर्ति नहीं है? तो इसमें दशावतार नहीं है, यानी महेश मूर्ति है वो शैव परंपरा से संबंधित है। अर्धनारीश्वर का की जो मूर्ति है वो शैव परंपरा से संबंधित है। हरिहर की मूर्ति है वो भी शैव परंपरा से संबंधित है। तो ये शैव परंपरा से संबंधित जो मूर्ति है वो महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर मूर्ति और हरिहर मूर्ति। अगला प्रश्न है, कौन सी वैष्णव परंपरा की मूर्ति नहीं है? कौन सी वैष्णव परंपरा की मूर्ति नहीं है? लक्ष्मी नारायण, गजलक्ष्मी। प्रश्न नंबर 216, गरुड़ासीन विष्णु, उमा महेश्वर। तो इसमें उमा महेश्वर है, ये इसका सही आंसर है। तो वैष्णव परंपरा की जो मूर्ति नहीं है, तो वैष्णव परंपरा की जो मूर्ति है वो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति से संबंधित है। वैष्णव परंपरा से गजलक्ष्मी की जो मूर्ति है वो वैष्णव परंपरा से संबंधित है। और गरुड़ासीन विष्णु की जो मूर्ति है वो इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्थल वरमान किस जिले में है? तो धार्मिक स्थल वरमान है वो सिरोही जिले में है। टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध मोजेला गांव किस जिले में है? तो यह राजसमंद में है। टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध मोजेला गांव है वो राजसमंद जिले में है। विभिन्न देवी देवताओं की मिट्टी की फड़ का चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह राजसमंद का प्रसिद्ध है। विभिन्न देवी देवताओं की मिट्टी की जो फड़ का जो चित्रण है वो राजसमंद का प्रसिद्ध है। राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठ वर्ग द्वारा अपने पूर्वजों के समर्थन में जो स्मारक बनाए गए वो कहलाते हैं छतरिया और देवल। देवल एक तरह से मंदिर को कहते हैं। तो राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठ वर्ग द्वारा अपने पूर्वजों के समर्थन में जो स्मारक बनवाए थे वो कहलाते हैं छतरियाँ कहलाती हैं और देवल कहलाते हैं। असंगत बताइए। तो इसमें से असंगत अपने को छांटना है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में, गोपाल सिंह की छतरी करौली में, सेठों की छतरी सीकर में और 84 खंभों की छतरी बूंदी में। तो इसमें चारों ही इसमें सही है, कोई असंगत नहीं है इसमें। यानी मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, गोपाल सिंह की छतरी करौली में है, सेठों की छतरी सीकर में है और 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में है। असंगत बताइए। तो ईश्वर सिंह की छतरी है हाड़ीपुरा या जयपुर में नहीं है, ये गलत है। इसमें बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर में है, आहड़ की महासतियाँ उदयपुर में है, जसवंत थड़ा कहाँ है? जोधपुर में है। तो तीन इसमें जो संगत हैं ये अपने को याद रखने हैं। बड़ा बाग छतरियाँ जैसलमेर में है, आहड़ की जो महासतियाँ वो उदयपुर में है, जसवंत थड़ा है ये जोधपुर में स्थित है। चित्रशैली के संबंध में संगत बताइए। तो 5 इसमें दिए हुए हैं। चित्रशैली और वृक्ष का चित्रण, यानी कौन सी चित्रशैली के अंतर्गत है, कौन से वृक्ष का चित्रण किया गया है? तो इसमें ये सारे सही दिए गए हैं। उदयपुर चित्रशैली है, इसमें कदम्ब वृक्ष का चित्रण किया गया है। किशनगढ़ शैली में केले का चित्रण किया गया है। हाड़ौती के अंतर्गत खजूर के वृक्ष का चित्रण किया गया है। जयपुर अलवर जो शैली है उसमें पीपल और वट वृक्ष का चित्रण किया गया है। बीकानेर और जोधपुर जो चित्रशैली है इसमें आम का चित्रण किया गया है। तो प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में
कि उदयपुर जो चित्रशैली है वो उसमें किस वृक्ष का चित्रण किया गया है। तो कदम का, किशनगढ़ में केले का, हाड़ौती में खजूर का, जयपुर अलवर में पीपल का और बीकानेर जोधपुर में आम के चित्रण किया गया है। चित्रशैली के संबंध में संगत बताइए। तो इसमें 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं। उदयपुर चित्रशैली है, इसके अंतर्गत हाथी और चकोर पक्षी का चित्रण किया गया है। उदयपुर चित्रशैली के अंतर्गत हाथी और चकोर पक्षी का चित्रण किया गया। नाथद्वारा में गाय का चित्रण किया गया। जयपुर और अलवर के अंतर्गत मोर और घोड़ा का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है चित्रशैली के संबंध में संगत बताइए। चित्रशैली और रंगों की प्रधानता, यानी कौन सी चित्रशैली के अंतर्गत कौन से रंग की प्रधानता है। तो जयपुर और अलवर के अंतर्गत हरा रंग की प्रधानता है, सही है। इसमें जोधपुर और बीकानेर में पीले रंग की प्रधानता है। उदयपुर के अंतर्गत लाल रंग की प्रधानता है। कोटा के अंतर्गत नीले रंग की प्रधानता है। किशनगढ़ शैली के अंतर्गत सफ़ेद और गुलाबी रंग की प्रधानता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम आगे के जो प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। सामान्य ज्ञान से संबंधित जितने भी ये क्लास अपलोड की गई है आप इसका बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि क्योंकि सामान्य ज्ञान है वो बार बार रिवीजन करने से ही अच्छी तरह से तैयार होता है।